हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस नए मॉड्यूल में जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 1D एरे के बारे में। अभी तक आई होप जो प्रीवियस मॉड्यूल था जिसमें हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा, के बारे में पढ़ा, वो सब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर को कि ये होता क्या है, राइट, और कब हमें इसे यूज करना चाहिए। और फिर जब हम आगे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक कंपैरिजन भी लेके आएंगे कि किस टाइम पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले सेशंस में, जस्ट अ रीकैप। हमने बात करी है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हमने पढ़ा है रिकरेंस रिलेशन के बारे में कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमने 3 मेथड्स मेनली डिस्कस किए लास्ट वीडियोस में: सब्स्टिट्यूशन, रिकर्सिव ट्री, मास्टर्स थ्योरम। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद प्रिपेयर किया है और उसके बाद मैं मास्टर्स करने अपने आईआईटी में गई हूँ, तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट फॉर टू गिव यू जस्ट, इवन डीएसए के मैक्सिमम टॉपिक्स जो हम कवर अप करने वाले हैं वो सब आप देखोगे कि अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गेट इन कंप्यूटर साइंस, वहाँ पर भी सिमिलर टॉपिक्स का यूसेज होगा। तो दोनों फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि अब हम आने वाले मॉड्यूल में, जो कि एरे वाला मॉड्यूल है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 1D एरे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि एरे को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेजर पर्सपेक्टिव सिर्फ जानना नहीं है कि ठीक है ये डेटा स्ट्रक्चर एरे है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि अगर हम कल को इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू के अंदर किस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके हमें आंसर्स देना है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी वो टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा बताना और आपके लिए समझना कि इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। सब स्टार्ट करें, सब सही है, ऑल सेट। आई होप कि आने वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है लेकिन ऑन द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो 1D एरे के बात करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द 1D एरे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो जब भी हम एरे की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये एक लीनियर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर का मतलब है एक स्ट्रेट फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के साथ में। तो यहां पर अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास एरे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 12, 14, 20। ये एक एरे है। जब मैं बोलती हूँ इट्स अ कॉन्टिग्यूअस बेस डेटा स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला, इट स्टोर्स द डेटा इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर। ये बात आप बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी पढ़ोगे। इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। अब देखो, जावा के अंदर मुझे लगता है कि आप सबने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं ये इंट टाइप का कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एरे के अंदर सेम टाइप का डेटा ही स्टोर होगा। ये एक और प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए कि एरे ऑलवेज स्टोर द सेम टाइप ऑफ डेटा। सेम टाइप बोले तो डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मैंने इस एरे में स्टोर किया है ये सब इंटीजर टाइप का है। क्या मैं बोल सकती हूँ इट्स अ इंटीजर टाइप डेटा? तो ऐसा नहीं होगा कि यहीं पे मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रही हूँ, यहीं पे मैं इंटीजर टाइप कर रही हूँ, यहीं पे मैं फ्लोट कर रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये चीज आउट ऑफ रूल है। अब ये मेरे पास एरे है एर, ये मेरे पास एरे है। इस एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो स्टार्ट होगा वो 0 से होगा हमेशा। दिस इज अ डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अब 0, 1, 2, 3,
4 5 6। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एरे में n एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 7 एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट इंडेक्स आपकी एरे का क्या होगा? हमेशा n-1 होगा, हमेशा। अगर मेरे पास 7 एलिमेंट हैं तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा? 6। दैट इज समथिंग विच इज फॉर श्योर। मेक सेंस? तो ये चीज हमेशा अपने को ध्यान रखनी है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, लोअर इंडेक्स हमेशा क्या होगा? लो इंडेक्स क्या होगा? और मैं बोलूं स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा एरे में? वो हमेशा 0 होगा, वो हमेशा 0 होगा। अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एरे की जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। बहुत बार सुना होगा आपने कि अच्छा एरे पे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, अरे इसमें तो रैंडम एक्सेस अलाउड होता है। मतलब क्या है इस चीज का कि मैं किसी भी एलिमेंट को जस्ट बाय मेंशनिंग द इंडेक्स नंबर एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर एरे का नाम ये एरे ही है तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी एरे ऑफ ब्रैकेट लगाया 3। तो जैसे ही मैंने ये लगाया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? 8। मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? 8। तो डायरेक्टली मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ एरे के अंदर जस्ट बाय पासिंग द इंडेक्स नंबर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लो जावा में स्पेसिफिकली आपको साइज नहीं पता कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, तो एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है डॉट लेंथ नाम से। तो एरे डॉट लेंथ जब भी आप लिखोगे, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा मुझे n की वैल्यू देगा। n मतलब कि व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम एरे को डिफाइन करेंगे तो एरे को हम चेंज नहीं कर सकते उसका साइज। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे का मतलब ये है कि अगर मैंने एक बार साइज डिफाइन कर दिया 7, तो अगर मैं 8वां एलिमेंट डालूंगी तो आउट ऑफ बाउंड वो दिखा देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वो दिखा देगा। मतलब कि साइज जो है एलिमेंट का वो फिक्स रहने वाला है। समझ में आता है? तो अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी? अभी तक हमने पढ़ा कि एक लीनियर बेस डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि लीनियरली हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्टिग्यूअस मैनर में कर रहे हैं। कॉन्टिग्यूअस मैनर का मतलब क्या है एक बार वो समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरे है इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट जो होता है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ एड्रेस जो है वो 1000 है। ठीक है, इस एड्रेस को बोलते हैं बेस एड्रेस। बेस एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस का मतलब क्या हुआ? एड्रेस ऑफ अ स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे। दिस इज समथिंग दैट वी कॉल्ड एज अ बेस एड्रेस। समझ में आता है? ठीक है, ये तो मुझे बेस एड्रेस मिल गया। अब कॉन्टिग्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर टाइप है तो मुझे पता है कि ये 4 बाइट्स लेगा। एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स लेगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं 4 को ऐड कर दूंगी 1004, फिर मैं 1008 बोलूंगी, फिर मैं 1012 बोलूंगी, फिर मैं 1016 बोलूंगी, फिर मैं 1020 बोलूंगी, फिर मैं 1024 बोलूंगी। मतलब कि मैं +4 +4 +4 +4 करती जाऊंगी जब तक कि मैं एंड ऑफ एरे में ना पहुंच जाऊं। मतलब कि एरे के अंदर जो मेमोरी है वो इस तरीके से एलोकेट होगी कि सारे एलिमेंट्स पास पास में है, कॉन्टिग्यूअस है। समझ में आता है? तो लीनियर समझ में आ गया। डेटा स्ट्रक्चर में जब भी हम बात करेंगे, तो 2 डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम हमेशा बात करेंगे। या तो डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर बेस्ड होगा, मतलब कि लीनियरली एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं, या तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा आप देखोगे, या फिर आप देखोगे कि वो नॉन लीनियर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होगा। नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर फैशन में करना। नॉन लीनियर मतलब कहीं भी डेटा को डाल रहे हैं, there is some way to access that after that. So this is something where we are storing our data in a non-linear based data structure. तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसकी 2 ही कैटेगरीज में जाएगा वो। लीनियर में जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं एरे, कल को हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, ठीक है, या फिर हम पढ़ेंगे स्टैक एंड क्यूज। ये सब एग्जाम्पल्स जो है ना ये लीनियर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के हैं।
जबकि जब मैं बात करती हूँ नॉन लीनियर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे मेरे पास मे बी ट्री आ जाए, ग्राफ आ जाए, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एरे के अंदर जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम लीनियर फैशन में स्टोर कर रहे हैं, तो इट्स अ लीनियर बेस्ड। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है। ऐसा नहीं होगा कि पहला एलिमेंट इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा में भी स्ट्रिंग है, इस तरह से कभी भी नहीं होगा। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर मान लो मेरे पास 7 एलिमेंट है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा शुरू होगा 0 से, एंडिंग इंडेक्स हमेशा जाने वाला है n-1 से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि रैंडम एक्सेस अलाउड होता है, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली मैं जस्ट इंडेक्स नंबर पास करूंगी, मेरे पास वो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि सपोज मुझे नहीं पता है कि साइज क्या है, तो मैं एक फंक्शन यूज कर सकती हूँ टू डिटरमाइन कि व्हाट इज द साइज ऑफ माई एरे। वो फंक्शन का नाम क्या है? air.length। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने बेसिक्स ऑफ एरे के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ 1D एरे के बारे में, जहां पे सिर्फ एक ही डायमेंशन है, मतलब कि रो वाइज हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जावा के अंदर हम एरे को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एरे। तो यहां पे हम अब बात करने वाले हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए एरे को सबसे पहले हमें एरे का टाइप बताना पड़ेगा, मतलब कि एरे के अंदर आप किस टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना चाह रहे हो। सपोज मैं यहां पे स्टोर करना चाह रही हूं इंट टाइप। अभी अभी हमने किया ना, अगर मान लो ऊपर वाली एरे को मुझे डिफाइन करना है जावा में, तो मैं कैसे करूंगी? मुझे पता है कि इंट टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, एरे है, और एरे का नाम क्या है? एरे। ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मे बी इंट, और फिर एरे के बाद आप ब्रैकेट्स लगा दो, एरे के बाद आप ब्रैकेट्स लगा दो। इस तरह से हम एरे में एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मुझे एलिमेंट्स को डालना है, जो जो एलिमेंट्स मैंने अभी देखे, क्या क्या एलिमेंट्स थे? 2 4 6 8 12 14 20। तो मैं क्या करूंगी? मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, जो भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14, सारे एलिमेंट्स को मैंने एरे में डाल दिया। सिमिलरली यहां पर भी क्या हुआ? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14। इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं डेटा के अंदर। समझ में आता है? अब अगर ये बात क्लियर है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन ये है जो कि मैं बात करने वाली हूं पैलिंड्रोम के बारे में। अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा गया। चेक करना है, बहुत सिंपल है कि एरे जो है वो पैलिंड्रोमिक एरे है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जहां पे उनको पता ही नहीं होगा कि पैलिंड्रोमिक एरे होती क्या है, तो मैं एक बार समझा देती हूँ कि मतलब क्या है इस चीज का, और फिर हम लॉजिकल पार्ट पे जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार प्रेजेंटेशन में चलते हैं। अभी तक हमने देख लिया 1D एरे क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैंने सब बता दी, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं वो देख लिया। एक बार अब हम पैलिंड्रोम एरे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के साथ ही इस सेशन को मैं खत्म कर दूंगी उसके बाद, और फिर दूसरी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट सेशन में लेके चलेंगे। ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरीके की एरे लेती हूं, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1, ठीक है, 2, देन 2, और मे बी 3, 2, 1। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है। तो इस एरे का इंडेक्स नंबर क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा 0 1 2 3 और 4। अब यहां पे अगर आप देखो इस पर्टिकुलर 1 डायमेंशनल एरे के अंदर, अगर मैं इस एरे को स्कैन करती हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंडिंग इंडेक्स, अगर मैं एरे को ट्रैवर्स करती हूं, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या प्रिंट होंगे? 1 आएगा सबसे पहले, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। यही है ना? यही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैं 1 पे जा रही हूं, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 1।
अगर मैं इसी इसी एरे को हायर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स पे जाती हूँ, मतलब कि मैं उल्टा ट्रावर्स करती हूँ, कर सकते हैं, है ना। आई की वैल्यू को हम स्टार्ट कर देंगे n-1 से, और कब तक जाएंगे, जब तक की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो जाए। अगर मैं पीछे से एरे को ट्रावर्स करूं और मैं फिर से एलिमेंट्स को प्रिंट कराऊं, तो एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 2 और 1। अगर आप देखो, अगर मैं यहां पे मैंने क्या किया था, मैंने 0 से स्टार्ट किया था लूप को और 4 तक गई, एलिमेंट ने ये प्रिंट किया। फिर मैंने स्टार्ट किया 4 से और मैं 0 तक गई, तो एलिमेंट ने ये प्रिंट किया। दोनों ही केसेस में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब मैं 1 से लेके 2 3 2 1 जा रही हूं और जब मैं पीछे से जा रही हूं तो भी 1 2 3 2 1 आ रहा है, दोनों सेम है। दोनों क्या है, दे बोथ प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। And that's why this kind of an array where when we start from starting index to ending index, मतलब अगर मैं starting से ending तक ट्रैवर्स करूं या ending से starting में जाऊं, दोनों के आउटपुट मेरे को सेम मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक एरे, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक एरे। अब एक तरीका तो ये है इसको चेक करने का, जो मैंने अभी बताया, कि क्या करो, मे बी एक न्यू एरे ले लेते हैं, न्यू एरे ले लिया, उसमें स्टार्ट करो बैक से ट्रैवर्स करना स्टार्ट तक, और फिर चेक करो दोनों एरे सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो पैलिंड्रोमिक है, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, अगर मैं एक न्यू एरे बनाऊं, अगर मैं एक न्यू एरे बनाऊं, तो ये तो एक अप्रोच नंबर 1 हो गई। अप्रोच 1 में मैं क्या बोल रही हूं, अब देखो मैंने क्या बताया था इनिशियल सेशंस में, किसी भी प्रॉब्लम को करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है वो बताएगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि उसका कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, उसका लॉजिक बताऊंगी, उसकी अप्रोच बताऊंगी, और फिर मेरी गाड़ी अटक जाएगी टाइम और स्पेस पे, और वहां पे मैं बताऊंगी कि अरे ये तो खराब आई है, अब इससे अच्छी अप्रोच सोचते हैं। ठीक है, वही एक सिंपल सा रीजन था कि मैंने वो पार्ट पहले कवर अप करा दिया। अब यहाँ पे अप्रोच 1 में मैं क्या कह रही हूँ कि सपोज मैंने ले लिया एक न्यू एरे, और न्यू एरे के अंदर मैं डेटा को स्टोर करा रही हूं पीछे से, क्योंकि सीधा तो मुझे पता ही है ना, तो मैं एरे को पीछे से स्टोर करा रही हूं। तो जो एलिमेंट आ रहा है उसको मैं यहां पे स्टोर करा देती हूं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है हमारे पास, इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 और 4। पीछे से हम चले, 1 आया स्टोर करा दिया, 2 आया स्टोर करा दिया, 3 आया स्टोर करा दिया, 2 आया स्टोर करा दिया, 1 आया स्टोर करा दिया। तो अगर हम देखें, जो हमारे पास ओरिजिनल एरे था और जो हमारे पास न्यू एरे था, दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं। दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैलिंड्रोमिक एरे है। अब यहां पे अगर मैं कोई आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मैं तो एक ही लूप लगा रही हूं पीछे से लेके जीरो इंडेक्स तक का, तो ऑब्वियसली इट विल बी बिग O ऑफ n, क्योंकि सिर्फ एक ही लूप लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रही हूं, है ना, एक एक्स्ट्रा न्यू एरे बना रही हूं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी बिग O ऑफ n होने वाली है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कैन वी रिड्यूस दिस, क्वेश्चन इज कैन वी हैव some approach, can we have some approach where we can reduce time and space complexity। हमेशा ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। किसी भी अप्रोच पे आप चले जाओ, एक अप्रोच समझ में आने के बाद, उसका आउटपुट निकलने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कि क्या मेरे पास कोई ऐसी अप्रोच है जिसमें मैं और रिड्यूस कर सकूं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। है वो क्या, क्यों ना मैं टास्क एक ही एरे के अंदर निपटा दूं, मुझे दूसरे एरे नया बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे कैसे निपटा सकते हैं, मैं बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम एक मिडल वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिड क्या होगा, मिड होगा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स बाय 2, और मे बी एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5,
n की वैल्यू 5 है, तो मतलब कि मैं ये बोल रही हूँ कि कहाँ तक जाओ, 5/2 तक जाओ। मतलब कि लोअर बाउंड अगर मैं लूँ तो 2 इंडेक्स तक मैं जाऊंगी। क्या करने वाले हैं हम यहां तक जाके? अब मैं बोल रही हूं कि क्या करो, स्टार्टिंग i की वैल्यू जब 0 हो, ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगी यहां पे, मैं एक चीज करने वाली हूं, मैं कंपेयर करूंगी कि क्या एयर ऑफ i, तो मैं एक लूप लगाऊंगी, लूप लगा देते हैं। अब देखो एक ही एरिया में सारा काम हो जाएगा, 0 से शुरू होगा, i की वैल्यू n/2 तक जाएगी, i प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगी, मैं कंपेयर करूंगी कि क्या एयर ऑफ i नॉट इक्वल है एयर ऑफ n-i-1 के। अगर ऐसा किसी सिनेरियो में दिख जाता है तो उस सिनेरियो में मैं प्रिंट कर दूंगी कि ये पैलिंड्रोमिक एरे नहीं है, नॉट, आई वुड से मैं प्रिंट कर दूंगी इट्स नॉट अ पैलिंड्रोमिक एरे। और अगर मान लो पूरा फोर लूप कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली मैं यहां पे प्रिंट कर सकती हूं कि कहीं पे ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुई, तो सॉरी ट्रू नहीं हुई, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा कि ये पैलिंड्रोमिक एरे है। अब मतलब क्या है इस चीज का, मैं समझा देती हूँ एक बार। कर क्या रहे हैं, देखो i की वैल्यू 0 होगी तो एयर ऑफ i में क्या होगा, एयर ऑफ i का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब हो गया 1, है ना, एयर ऑफ 0 में 1 है। क्या 1 नॉट इक्वल है एयर ऑफ n-i-1, मतलब कि मैं पीछे वाले एलिमेंट को देख रही हूं। अब n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू है 5 -0 -1, मतलब कि मैं कहां जा रही हूं, एयर ऑफ 4 पे जा रही हूं। एयर ऑफ 4 पे एलिमेंट क्या है, 1, 1 और 1 तो इक्वल है। मैं क्या कह रही हूं, जब इक्वल नहीं होंगे तब प्रिंट करना कि ये पैलिंड्रोमिक एरे नहीं है, अभी तो इक्वल है, इक्वल है तो i की वैल्यू 1 होगी। i की वैल्यू 1 पे फिर से चलते हैं, एयर ऑफ 1 में वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 2 2 है ना, तो 2 पे गए, क्या 2 नॉट इक्वल है किसके, 5 -1 -1, 5 - 2 इज 3, तो 3 पे जाएंगे, यही तो मैं चाहती थी। देख रहे हो अब किस तरीके से मैं आगे और पीछे एलिमेंट्स को चैलेंज कर रही हूं, इक्वेट कर रही हूं, और जहां पे भी मुझे दिखेगा कि वो इक्वल नहीं है मैं उसी टाइम पे रिपोर्ट कर रही हूं। तो इस अप्रोच नंबर 2 में मेरे को स्पेस की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैं बता सकती हूँ कि पैलिंड्रोमिक एरे है कि नहीं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी देखो 2 नॉट इक्वल टू 2, ये फिर से फॉल्स हो गया, फिर से फॉल्स होते ही आई की वैल्यू कहां चली गई, आई की वैल्यू चली गई 2 पे, बट 5/2 क्या था, 2 ही तो था, तो 2 पे जाते ही जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 तो लेस देन 2 नहीं है, तो वो जाएगा ही नहीं, बात खत्म। फोर लूप से जैसे ही बाहर निकले प्रिंट कर दिया कि एरे पैलिंड्रोमिक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने इस एलिमेंट को कंपेयर किया, फिर हमने इस एलिमेंट को कंपेयर किया। ये कंपैरिजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम मिडिल पॉइंट पे ना पहुंच जाए। मेक सेंस, क्लियर है पिक्चर? तो इस तरह से इस पर्टिकुलर अप्रोच में मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रही, और इस वजह से, इस सिंपल रीजन की वजह से जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑब्वियसली मैं एक लूप यूज कर रही हूं जो कि n/2 तक चल रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन वो बिग ऑफ n होने वाली है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहां यूज नहीं कर रही, तो वो कांस्टेंट होने वाली है ना, वो कांस्टेंट होने वाली है। तो ये चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना कि अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली अप्रोच 2 बेटर है या अप्रोच 1 बेटर थी? ये थी अप्रोच 2 की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने पढ़ी अभी, और ऊपर वाली थी अप्रोच 1 की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कहां गया, हाँ ये वाला। तो ये है अप्रोच 1 की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ यू ओनली टेल मी विच वन इज बेटर। Obviously approach 2 is better because in approach 2 we are having a same time complexity तो सेम है, स्पेस में डिफरेंस है, तो स्पेस तो कम है उसका, तो इस वजह से ये जो है ये मोर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ये जो है ये मोर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बोलूंगी मैं इसे। ठीक है, अब फटाफट से क्या करते हैं, इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं PW स्किल्स लैब को खोल लेती हूँ। तो हमने पैलिंड्रोमिक एरे का अप्रोच समझ लिया। अब यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार कि जो भी हमने पढ़ा
वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर से मैं क्या करूंगी, अभी अभी हमने पढ़ा कि एरे को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो इंट एरे, और यहां पे हम एरे को डिफाइन कर देते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स लिए थे, 1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, 2 लिया था, 1 लिया था। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए कि पैलिंड्रोमिक एरे है। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एन की इंट एन जो कि साइज ऑफ एरे देगा, तो मैंने अभी भी एक फंक्शन बताया था एड डॉट लेंथ, उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक फोर लूप लगाऊंगी, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन बाई 2, आई प्लस प्लस। और इस फोर लूप के अंदर मैं एक सिंपल एक कंपैरिजन करने वाली हूं कि इफ एरे ऑफ आई somehow is not equal to array of n minus I minus 1. In that case, क्या चाहते हैं हम, मे बी एक काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फ्लैग ले लेते हैं, उस फ्लैग की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कहूंगी कि जैसे ही तुम्हें ये मिल जाए, फ्लैग की वैल्यू को कर दो 1, ठीक है, और प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट अ पैलिंड्रोमिक एरे। क्या कर दिया हमने, प्रिंट करा दिया, और वहीं पे ब्रेक कर जाओ, क्योंकि फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे पता चल गया कि यहां पर ही मिसमैच हो रहा है, तो क्यों मैं आगे फोर लूप बढ़ाऊं, क्यों मैं टाइम को और कंज्यूम करवाऊं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं है, और अगर हम फोर लूप से भी बाहर निकल गए, अगर हम फोर लूप से भी बाहर निकल गए, तो मैं जस्ट एक स्टेटमेंट चेक करूंगी, क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 ही है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट करा दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की पैलिंड्रोमिक एरे। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। दैट्स इट, टास्क इज डन। यही समझा ना हमने। इस टास्क में एक बार रन करके देख लेते हैं सबसे पहले इसे, रन जावा। क्या आ रहा है, पैलिंड्रोमिक एरे। ठीक है, ठीक है, अब एक और काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं 1 2 3 2 1 4। अब तो नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 2 1 4 और 4 1 2 3 समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, तो मतलब कि पैलिंड्रोमिक तो नहीं है, क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, नॉट ए पैलिंड्रोमिक एरे। समझ में आता है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि जो एरे हमें दे रखी है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। तो आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चेकिंग हो रही है। अब अगर कोई पूछता है आपसे क्यों ये ऑप्टिमाइज है, तो आप समझा सकते हो। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फोर लूप हम यूज कर रहे हैं तो बिग O ऑफ n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कांस्टेंट होने वाली है। वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं कर रही। तो इस तरह से हम इस कोड को अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस में क्या आने वाला है, अगर आप देखो, हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्स एंड एरे क्वेश्चन को लेके आएंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिसिंग नंबर के बारे में बात करेंगे, उससे नेक्स्ट में डुप्लीकेट नंबर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी। आई होप जो आज हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी और समझी और इंप्लीमेंट करी वो क्लियर होगा, दैट इज अबाउट द पैलिंड्रोमिक एरे। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज मुझसे पूछना, डिस्कस करना और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ, और अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे मैं बात करूंगी रिवर्सल ऑफ एन एरे के बारे में। बाय बाय।